नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। तो आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन जीके की, इंडियन पॉलिटी। पार्ट नंबर 1 है इसका, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो सही आंसर इसका निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का गठन। 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर पुणे की यरवदा जेल पहुंचे और गांधी जी का अनशन खत्म करवाया। यहीं दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे पुणे पैक्ट कहा गया है। इस समझौते के मुताबिक दलितों को मिला अलग निर्वाचन और 2 वोटों का अधिकार खत्म कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पुणे समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में। सूरत विभाजन 1907 के कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण पार्टी में 2 विचारधाराओं का जन्म लेना था, जिसकी शुरुआत 1905 के बनारस अधिवेशन में हो गई थी, जब गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की याचिका एवं याचना की नीति का कड़ा विरोध किया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत दलित आदि के लिए एक अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। सर्वदलीय सम्मेलन में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सिख सेंट्रल लीग और अन्य शामिल थे। सम्मेलन ने 19 मई 1928 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के कुछ उल्लेखनीय सदस्य थे: मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी और लोगों ने ब्रिटेन साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ली थी और 1931 में यह ध्वज भारत के ध्वज के रूप में भी स्वीकार किया गया। बाद में आज़ाद हिंद फौज ने इसी ध्वज का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आंसर इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की शुरुआत के साथ कार्यकारी परिषदों को गृह, कानून, वित्त और सैन्य और राजस्व जैसे पोर्टफोलियो सौंपे गए थे। वायसराय को विधान परिषदों में नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया और इस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थितियों में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को मोंटागू ने ब्रिटिश संसद में ऐतिहासिक मोंटागू घोषणा अगस्त घोषणा प्रस्तुत की थी। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया था। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। इन प्रस्तावों के द्वारा भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अधिकांश वह चीज़ें प्राप्त हो गई थी जिनकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी। अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को पारित भारत छोड़ो संकल्प से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ की शुरुआत हुई थी। गांधी जी को लगा कि सत्य और अहिंसा के आदर्श की अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। विश्व युद्ध का दौर था, भारत पर कठोर साम्राज्यवादी शासन की तानाशाही जारी थी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिमों को सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें सिर्फ बंगाल में मुस्लिमों ने 20,000 हिंदुओं को मार डाला था।
मार डाला था और सड़कों पर बिखरी हुई हिंदुओं की लाशों को गिद्ध नोचते थे। इतिहास में यह दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही एक्शन डे दिवस के रूप में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो सही आंसर इसका 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए लाया गया था। यह ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार लाने के लिए ब्रिटिश संसद की एक पहल थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो सही आंसर इसका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर इसका 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देशी रजवाड़ों की यथास्थिति है वो बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर इसका पृथक निर्वाचन प्रणाली। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को समिति अधिकार भी प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही आंसर इसका 1909 में। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो सही आंसर इसका मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार की गई थी और 1906 में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना का अनुरोध किया और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सही आंसर इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस को रखा गया था। अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी पृथक निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो सही आंसर इसका प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटेग्यू 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था और इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 की आधार पर बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा किया था कि वह यह युद्ध विश्व में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तथा आत्मनिर्णय के लिए अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी कारण भारतीयों ने भी ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को घोर निराशा हुई क्योंकि उन्हें कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई। युद्ध के दौरान ही होम रूल आंदोलन आरंभ हो गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। अंग्रेज के उदारवादी और उग्रवादी भी आपस में मिल गए और भारत से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्रियाकलाप भी आरंभ हो गए थे। इसी बीच महात्मा गांधी के भारत की राजनीति में प्रवेश करने से देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। 1909 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसे भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में भारत के मंत्री मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि सरकार भारतीयों को प्रशासन में अधिक संख्या में सम्मिलित करे और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करे।
भारत मंत्री मोंटेगू या मॉन्टेगू और वाइसराय चेम्सफोर्ड एक समिति सम्मिलित रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में भेजा और उसी आधार पर संसद में 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी नहीं था। भारतीय एकता की इच्छा का प्रतीक कैबिनेट मिशन था, जो 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली पहुंचा, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, जिसमें विषय एक पद का गठन था। स्वतंत्र भारत मिशन का गठन करने वाले 3 व्यक्ति एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस ने रणनीतिक कारणों से भारत की एकता का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो सही आंसर इसका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1935 का भारत सरकार अधिनियम सबसे लंबा दस्तावेज था, जिसे भारत को एक संघीय देश में बदल दिया। यह भारत सरकार के संचालन के इतिहास में एक मील का पत्थर था। 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम का रूपांतरण अंग्रेजों से लिया गया था और यह हमारे संविधान के सबसे लंबे दस्तावेजों में से एक था। इसमें 321 अनुभागों के साथ 10 अनुसूचियां शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो सही आंसर इसका माउंटबेटन योजना। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की थी और कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया को पूर्ण स्वराज्य दे देगी, और तब यह भी कहा गया था कि स्वतंत्र रियासतों पर कोई भी फैसला अंतिम रूप से सत्ता स्थानांतरण की तारीख तय करने के बाद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सम्मिलित नहीं है? तो साइमन कमीशन भारत विभाजन सम्मिलित, ये गलत है। वह दिन 30 अक्टूबर 1928 का था और संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय साइमन कमीशन लाहौर पहुंचे। पूरे भारत में साइमन गो बैक के रंगभेदी नारे गूंज रहे थे। इस कमीशन के सारे ही सदस्य गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वि शासन प्रणाली और भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन और भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो सही आंसर इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ विशेषताएं 1935 के भारत अधिनियम में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव रखा गया। फेडरेशन की घटक इकाइयां 11 गवर्नर के प्रांत और 6 मुख्य आयुक्त के प्रांत और सभी राज्य थे जो उसमें शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वि शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो सही आंसर इसका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 6 प्रांतों में प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधायकों का प्रावधान किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय शासन संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस एक्ट द्वारा राज्य में द्विसदनीय शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू की गई थी। इसके द्वारा संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो सही आंसर इसका संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो सही आंसर इसका 1935। क्वेश्चन नंबर 24 और अंतिम क्वेश्चन संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24,
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही आंसर इसका भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इसे सीधे ब्रिटिश सरकार को पारित कर दिया गया था। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक था समाप्त होता है। इंडियन पॉलिटी का पार्ट नंबर 1 भारत का संवैधानिक इतिहास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, इंडियन पॉलिटिकल नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।